में पहला स्कूल 1811 में बना था, खुला था, और भारत में उस वक्त 7,32,000 गुरुकुल थे। और उस वक्त भारत में टोटल गांव कितने थे? अप्रोक्स 7.5 लाख, 7,50,000, यानी कि लगभग लगभग हर एक गांव में एक गुरुकुल था। और सोचिए कि क्यों हमारे गुरुकुल को बंद किया गया, क्यों उन्हें खत्म किया गया, और इसके पीछे क्या साजिश थी, क्या मंशा थी। तो मैं आपको बताऊं कि मैकाले पद्धति के बारे में बहुत से लोगों को नहीं पता होगा। लॉर्ड मैकाले ने 1858 में इंडियन एजुकेशन एक्ट बनाया, और लॉर्ड मैकाले ने क्या किया कि अपने दो लोगों को भारत का सर्वे करने भेजा। लूथर को उसने भेजा उत्तर भारत का सर्वे करने, और थॉमस को उसने भेजा, थॉमस मुंड्रो को सर्वे करने भेजा दक्षिण भारत का, कि वो जानना चाहता था कि भारत में साक्षरता कितनी है। मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, उस वक्त हमारे 7,32,000 गुरुकुल थे, और वो जिसको आज की तारीख में हाईटेक एजुकेशन कहा जाता है ना, वो लेवल की एजुकेशन होती थी। वो भी मैं आगे बताऊंगी कि क्या क्या पढ़ाया जाता था गुरुकुल में, और कौन से सब्जेक्ट की शिक्षा दी जाती थी। टोटल 18 सब्जेक्ट होते थे, और 18 सब्जेक्ट की गुरुकुल में शिक्षा दी जाती थी। इन्होंने मैकाले ने क्या स्टेटमेंट दिया? मैकाले ने क्या करा कि उसने उत्तर भारत में लूथर को भेजा और दक्षिण भारत में मुंड्रो को भेजा। दोनों जब सर्वे कर कर आए तो उन्होंने आके मैकाले को बोला कि उत्तर भारत में भारतीयों की साक्षरता दर जो है वो 97% है, और दक्षिण भारत में 100% है भारत की साक्षरता दर। तब उसको मैकाले को लगा कि अगर हमें भारत को सिस्टमेटिकली उसकी देश खत्म करना है तो उसकी देशी और सांस्कृतिक शिक्षा को खत्म करना पड़ेगा सबसे पहले। तब मैकाले ने क्या करा कि अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था बनाई, और उसने गुरुकुलों को गैर कानूनी घोषित किया। उसने हमारी जो लैंग्वेज संस्कृत थी उसको गैर कानूनी घोषित किया। तो इससे हुआ क्या कि गुरुकुल एक बात समझनी होगी कि गुरुकुल मैनेज होता था वहां के लोकल लोगों के द्वारा, और एक आचार्य नियुक्त किया जाता था, और आचार्य उस गुरुकुल को मैनेज करता था। जो राजा रजवाड़े डायरेक्ट उसमें हस्तक्षेप नहीं करते थे, वो कंप्लीटली फ्री एजुकेशन होता था। तो इन्होंने क्या करा, गुरुकुल को गैर कानूनी घोषित कर दिया, संस्कृत को गैर कानूनी घोषित कर दिया। तो जो फंड मिलता था गुरुकुल को वो फंड मिलना बंद हो गया, क्योंकि उसको गैर कानूनी घोषित कर दिया। और मीनवाइल इन्होंने क्या करा कि जो आचार्य, जो टीचर्स हमारे थे, जो मुनि थे, हमारे ऋषि थे, उनको मारना पीटना शुरू करा, गुरुकुल जलाने शुरू करे, और जेल में इनको भेजा, बड़े बड़े गुरुओं को जो कि हमारे आचार्य कहे जाते थे। तो मारा पीटा, जेल में भेजा, और गुरुकुल भी जला दिए। इतनी यातनाएं दी क्योंकि एक सिस्टमेटिकली इनको हमारी एजुकेशन सिस्टम खत्म करनी थी। और 7,32,000 हर गांव गांव में घूमकर इन अंग्रेजों ने हमारे गुरुकुल खत्म किए। और फिर मैकाले ने क्या किया, मैकाले ने अपनी जो इंडियन एजुकेशन एक्ट बनाया उसके अंदर उसने जो अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था शुरू करी, उसका पहला उसने स्कूल कलकत्ता में बनाया, कॉन्वेंट स्कूल, जो कि पूरा फ्री एजुकेशन इसने देना शुरू करा। और उसी लाइन पर उसने 3 यूनिवर्सिटी बनाई जो आज भी है, जो गुलामी के जमाने का जीता जागता उदाहरण है। मद्रास यूनिवर्सिटी, बम्बई यूनिवर्सिटी और कलकत्ता यूनिवर्सिटी, और जहां आज की तारीख में भी आपको वामपंथी भरे पड़े मिलेंगे जो भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगाते हैं। एनीवेज, कमिंग बैक टू द पॉइंट, उसी वक्त मैकाले का एक जो लेटर जो उसने अपने पिता को लिखा था वो काफी फेमस हुआ। उस लेटर में उसने अपने पिता को लिखा कि मैं जो ये स्कूल शुरू कर रहा हूँ, आप जाके देख, आपको मैं बता दूं कि भविष्य में ऐसा होगा कि ये जो भारतीय है, ये शक्ल सूरत से तो भारतीय होंगे, लेकिन इनका दिमाग जो होगा वो अंग्रेजी दिमाग होगा। और यही कारण है कि आज, और ये जो मैकाले ने जो भविष्यवाणी करी थी ना, वो सत्य साबित हुई, क्योंकि हमारे अपने लोग ही आज की तारीख में अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपने संस्कार, अपनी परंपराओं से नफरत करते। क्योंकि मैकाले ने भी अपने लेटर में ये अपने पिताजी को लिखा था कि मैं ऐसा कर दूंगा इनकी शिक्षा पद्धति को कि इनको अपनी भाषा, अपनी परंपरा, अपनी धर्म, अपनी संस्कृति, अपने देश का कोई ज्ञान ही नहीं होगा। और ये सही हुआ। हमारे देश के लोगों को हमारे इतिहास का कोई ज्ञान ही नहीं है, ना ही उनको रुचि अपने इतिहास का ज्ञान लेने में। उन्हें अपनी परंपराएं निभाने में शर्म आती है, उन्हें अपनी भाषा बोलने में शर्म आती है। जबकि 204 देश है और सिर्फ 11 देश में अंग्रेजी भाषा बोली जाती है। और इन लोगों ने हमें ये पढ़ाया कि इंग्लिश इज द ऑफिशियल लैंग्वेज, और ये हर जगह बोली जाती है। अगर हर जगह बोली जाती तो आज पूरे विश्व में अंग्रेजी भाषा क्यों नहीं बोली जाती है? तो अंग्रेजी सिर्फ एक भाषा है, लेकिन क्योंकि ब्रिटिश और यूरोपियन देश चाहते थे कि भारत को गुलामी के
कगार पर ले जाए, आने वाली पीढ़ियां भी इनकी गुलामी जो मानसिकता है उससे बाहर ना निकल पाए, इसलिए इन लोगों ने हमारी शिक्षा पद्धति को डिस्ट्रॉय किया। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि कैसे हम लोग हमारे गुरुकुल, अगर मैं एग्जाम्पल दूं कि हमारे गुरुकुल का हम लोग अगर ले ले एग्जाम्पल, तो कैसे 18 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे और कैसे हमारे गुरुकुल में शिक्षा दी जाती थी। कि मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ कि साइंस, ठीक है, तो सबसे पहले हम साइंस पे बात करते हैं। तो अगर मैं कुंभ मेले का एग्जाम्पल दूं, तो कुंभ मेला 12 साल में एक बार होता है, ठीक है, ये तो सब जानते हैं। और क्यों कुंभ मेला 12 साल में एक बार होता है? क्योंकि जुपिटर जो है वो अपनी पूरा एक चक्कर लगाता है, वो 12 साल का चक्कर होता है, वो चक्कर लगाकर उसी राशि में प्रवेश करता है। तो इस वजह से 12 साल में एक बार कुंभ का मेला होता है। तो कुंभ का मेला तो सालों से, हजारों वर्षों से होता आ रहा है, लेकिन इनको तो 100 साल पहले पता चला कि जुपिटर जो है वो 12 वर्ष में अपनी एक परिक्रमा पूरी करता है। तो कौन महान हुआ? हम लोग महान हुए कि ये अंग्रेजों की औलादे महान हुई जिनको 100 साल पहले पता चला? लेकिन फिर भी हमें क्या कह दिया जाता है कि हम अनसाइंटिफिक है, ठीक है। एक हमारा जो पंचांग आता है, उस पंचांग में पहले ही बता दिया जाता है कि कब सूर्य ग्रहण है, कब चंद्र ग्रहण है। नासा वालों ने तो अब से बताना शुरू करा है। हम तो हजारों युधिष्ठिर के पहले के जमाने से हमें पता है कि चंद्र ग्रहण कब है, सूर्य ग्रहण कब है। तो ये कब पता होगा? जब हम उस लेवल पे पहुंचे होंगे तब ना, हमारे ऋषि मुनि ने वो तप करा होगा, वो ज्ञान अर्जित किया होगा, तब जाके ये सारी शिक्षाएं हम लोगों तक मिली और हम लोग इतने एडवांस थे। अच्छा, ये मुझे आप ये बताओ कि चलो इसमें भी हमें अनसाइंटिफिक ये कहते हैं। मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल देती हूँ कि गैलीलियो गैलीली जो था, जिसने टेलीस्कोप इन्वेंट किया 1609 में, उसने कहा कि जो पृथ्वी है वो सूर्य के आगे चक्कर लगाती है। लेकिन आर्यभट्ट ने तो अपनी किताब में पहले ही लिख दिया था कि सन इज द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम एंड दैट ऑल द प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड इट। और ये इसने ये बताया। उसके बाद एक जगह हम लोग ने तो पहले ये बता दिया था कि पृथ्वी से सूर्य तक की दूरी कितनी है। इन लोगों ने तो अब बताया, हमने उस वक्त ही बता दिया कि 151.78 मिलियन किलोमीटर की दूरी है। ये हमारे आर्यभट्ट ने तो पहले ही इसकी कैलकुलेशन कर दी थी। लेकिन हजारों वर्षों से हमें ये चीज पता है, फिर भी हम क्या है? हम अनसाइंटिफिक है। उसके बाद अब बात करते हैं, साइंस की तो हो गई, अब बात करते हैं इकोनॉमी की। आपको पता है कि कोई भी व्यक्ति के जीवन के लिए 3 चीजें जरूरी है: रोटी, कपड़ा और मकान। मकान तो कोई भी बना लेगा, जंगल में रहने वाला भी 4 लकड़ियां खड़ी करके एक छत तो बना ही सकता है। लेकिन दूसरी जीवन जरूरियात चीज क्या है? कपड़ा और भोजन। यूरोपियन देश हमारे 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 देश में हमें लूटने आए। मुगल जो है उन्होंने इन्वेंट किया, हमारे देश पर आक्रमण किया। ये मुगल और ये यूरोपियन देश, ये हमें क्या कहते हैं कि हम गरीब है, हम अनसाइंटिफिक है और हम अनसिविलाइज्ड है। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो हमारे स्पाइसेस होते थे, मसाले होते थे, वो यहाँ से हम एक्सपोर्ट करते थे। कॉटन जो है वो हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट होती थी, क्योंकि यूरोपियन देश तो हमें पता है ठंडे प्रदेश थे, वहां पे कोई खेती, एग्रीकल्चर ये सब उगना तो इम्पॉसिबल ही नहीं था। और मुगल जिस देश से आए थे वहां पे रेगिस्तान ही रेगिस्तान था। तो भारत एक ऐसा देश था जिस पर सबकी नजर थी, और भारत में ये लोग बार बार आक्रमण करते थे और भारत में ये लोग घुसपैठ करते थे, क्योंकि भारत हर तरह से समृद्ध था। यूं ही भारत को सोने की चिड़िया नहीं कहा गया था। और भारत सबसे बड़ा एक्सपोर्टर था पूरे विश्व का। और इजिप्ट ने तो लिटरली इंडिया से इंपोर्ट करना बंद कर दिया था, क्योंकि इजिप्ट के ऊपर डेफिसिट इतना बढ़ गया था, वो हमारे कर्ज चुका नहीं पा रहा था। और हम ट्रेड कैसे करते थे? गोल्ड लेते थे और सामान हमारा बेचते थे। जैसे हमने कॉटन एक्सपोर्ट किया या स्पाइसेस एक्सपोर्ट किए, राइस, व्हीट या ये सब कुछ एक्सपोर्ट किया, तो हमें सामने हम गोल्ड के बदले वो लेते थे। ये मैं आपको इकोनॉमी की बात बता रही हूँ। और विजयनगर एम्पायर जो था वो उस वक्त पूरे वर्ल्ड की जीडीपी का 35% कंट्रीब्यूशन देता था। और उसके सामने यूएस जब अपनी पीक पे था ना, तब भी उसने पीक पे भी 25% का कंट्रीब्यूशन दिया है। ये तो मैं खाली एक विजयनगर एम्पायर की बात करी, तो सोचो कि हम लोग कितने आगे बढ़ चुके थे। जीडीपी, साइंस, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी, एवरीथिंग, यहाँ तक कि एजुकेशन में भी। अब मैं बात करती हूँ आर्ट की। इन्होंने कहा कि हम आर्टिस्ट नहीं है, जबकि मैं आपको बता दूं कि नृत्य शास्त्र जो लिखा गया था हमारे भरत मुनि ने, वो सबसे पहली बुक थी ड्रामा पे जो भरत मुनि ने लिखी थी, नृत्य शास्त्र, ठीक है। इवन सामवेद इज इवन सामवेद इज कंसीडर एज द ओरिजिन ऑफ म्यूजिक, जो पूरा सामवेद में है। लेकिन
ये लोग हमें बोलते हम आर्टिस्टिक नहीं है। इवन हमारी अजंता एलोरा केव देख लो, कहीं जिक्र ही नहीं है। कहा आप तमिलनाडु के हमारे टेम्पल्स देख लो, कर्नाटक के हमारे टेम्पल्स की नकाशी देख लो, उसके वर्क को देख लो, कैसे उन्होंने ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन पे टेम्पल्स बनाए हुए हैं, क्या काम हुआ है, क्या आर्किटेक्ट है। इवन तो मैं आपको बताऊं ना कि 2500 साल पहले मौर्याज ने जो आयरन पिलर दिल्ली में आज है, कोई साइंटिस्ट बता नहीं पाया या कोई बंदा दुनिया का बड़े से बड़ा इंजीनियर बता नहीं पाया कि ये पिलर इतने 2500 वर्षों से यहाँ पे खड़ा और इस पे अभी तक एक भी जंग इस पे नहीं लगी। ये कैसे हुआ, ये कैसे पॉसिबल है, वो आज भी आश्चर्यचकित है इस बात पे। ये हो गई आर्ट की बात। अब हम बात करते हैं एजुकेशन की, कि एजुकेशन में इन लोगों ने कैसे सिस्टमेटिकली हमारे एजुकेशन को खत्म किया। जब पहला स्कूल यूरोप में 1811 में बना था, उस वक्त हमारे 7,32,000 जो हमारे गुरुकुल थे, वो सबको पता है, हर गांव में एक गुरुकुल था। और उस वक्त हमारी जो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी, जब ये लोग जंगलों में घूमते थे, उस वक्त तो भारत के पास नालंदा तक्षशिला जैसी बड़ी यूनिवर्सिटी थी, जो कि मुगलों ने, बख्तियार खिलजी ने जिस यूनिवर्सिटी को जला दिया, और महीनों तक उस यूनिवर्सिटी की आग जली की जली रही है, क्योंकि उसमें किताबें इतनी थी, उसमें संग्रहालय इतना था। और ये सब वही था जो हमारे ऋषि मुनियों ने दिया था, जिसमें सारी हमारी रिसर्च थी, हमारी स्पेस रिसर्च थी, एस्ट्रोनॉमी, जियोग्राफी, जेम्स एंड मेटल्स, ग्रेविटी के बारे में, आर्म्स एंड एम्यूनेशन के बारे में, एग्रीकल्चर, कॉमर्स, मेटलर्जी, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया आयरन पिलर का, इन सब के बारे में था। और यही सारी शिक्षा हमारे गुरुकुल में दी जाती थी। और ये मैकाले समझ गया था, ये बख्तियार खिलजी समझ गया था कि इनको सिस्टमेटिकली इसी तरह से खत्म किया जाएगा, नहीं तो हम इनको कभी भी खत्म नहीं कर पाएंगे। लेकिन आज भी हिंदू ज्यों का त्यों खड़ा है। आज भी अमेरिका में या नासा में डॉक्टर्स, साइंटिस्ट, ये सारे इंजीनियर्स जो सारे हैं, वो भारत से जा रहे हैं। भारत का महिमा मंडन करने में भारतीयों को शर्म आ रही है, लेकिन भारत का जब इतिहास उठा के देखते हैं, तब इन्हें पता चलेगा कि भारत तब भी वही सक्षम था, भारत आज भी सक्षम है। भारत का युवा तब भी साइंस और रिसर्च पर आगे था, इंजीनियर आगे था, और वो आज भी आगे है। लेकिन हुआ क्या कि जब हम लोग अलग हुए और हम आजाद हुए 1947 में, तब हमने 4 बड़ी और भयंकर भूलें ये कर दी कि हमने जो हमारी शिक्षा थी वो ईसाइयों के भरोसे छोड़ दी, हमने कम्युनिस्टों के भरोसे हमारा इतिहास छोड़ दिया, हमने हमारी जो फिल्में हैं वो जिहादियों के भरोसे छोड़ दी, और हमने हमारा देश जो है वो नेहरू गांधी के हाथों दे दिया। मैं आपको एक बात बताती हूँ, बहुत से लोगों को पता नहीं होगा कि 1947 से लेके 1977 तक, ये 30 वर्षों तक ये मदरसा छाप हमारे देश के शिक्षा मंत्री रहे। कौन ये 5 थे? मौलाना आजाद, हुमायूं कबीर, फखरुद्दीन अली मोहम्मद, मोहम्मद कबीर चागला और नरुल हसन। इन लोगों ने सिस्टमेटिकली हमारे पूरे इतिहास को इस तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया कि हमीर सिंह और कुंभा का नाम आपको, उस महान हमीर सिंह और कुंभा का नाम आपको इतिहास में मिलेगा ही नहीं, कि जिन्होंने इस्लामिक आक्रांताओं से वर्षों तक जिसके परिवार ने हमारी रक्षा करी। इन्होंने महाराणा प्रताप को भगौड़ा बना दिया। इन्होंने कैसे शिक्षा प्रणाली खत्म की कि इन्होंने सिखों पर इन्होंने जोक्स बनाने शुरू कर दिए, जबकि सिखों ने तो सेक्रीफाइस किए। इन्होंने ब्राह्मणों को ब्राह्मण पेट्रियार्की करके ब्राह्मणों को बाहरी विदेशी बता दिया, जबकि ब्राह्मण ने तो हमारे सारे स्क्रिप्चर्स, हमारे सारे वेद ज्ञान पुराण, इन सबको संभाल के रखा। इन लोगों ने हमारे जो राजपूत राजा थे उन लोगों को बेवकूफ बोला, उन लोगों को बोला कि ये तो आपसी झगड़ों से स्वार्थी बताया इन लोगों को, जबकि राजपूतों ने तो हमारी रक्षा करी है, बहन बेटियों की और इस देश की। और एक महाराणा प्रताप की परिवार ने 7वीं शताब्दी से लेकर 70वीं शताब्दी तक 1000 वर्षों तक हमारी रक्षा करी इन इस्लामिक आक्रांताओं से, और ये इनको यूजलेस बोल रहे थे। ये मुगल को और अंग्रेजों को इन्होंने क्या बनाया? इन्होंने अंग्रेज को महान बता दिया, जबकि अंग्रेजों ने हमेशा हमें स्लॉटर किया है, धर्म परिवर्तन किए, रेप किया है, लूटा है। और ब्रिटिश ने क्या किया?
ब्रिटिश ने हमें हमारी सारी वेल्थ चोरी करके अपने देश में ले गए, और ये ब्रिटिश को सिविलाइज बताते हैं, हमें अनसिविलाइज्ड बताते हैं, ये उन्हें रिच और हमें पुअर बताते हैं, हमें ही लूटने वालों को। तो इस तरह से इस 5 शिक्षा मंत्री ने 1947 से लेकर 77 तक हमारी पूरी एजुकेशन सिस्टम को अर्बन नक्सली मार्क्सिस्ट लोगों ने खत्म कर दिया। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 60 नीतियां और 108 उपनिषद के बाद भी आज इस देश का युवा विदेशी भाषा बोलता है, विदेशी कल्चर को अपनाता है, विदेशी त्योहार मनाता है, और उसको अपने ही संस्कार और संस्कृति पे शर्म आती है। तो मैं को कहने में बिल्कुल संकोच नहीं होता कि ऐसे लोग गुलाम बनने के लायक ही थे, और ये आगे जाके भी गुलाम ही बनेंगे, क्योंकि इनकी मानसिकता जो है वो गुलामी वाली है, जो आज तक कभी गई नहीं। लेकिन अब वक्त है बदलने का, वक्त है ये इतिहास हमारे लोगों को बताने का, वक्त है हमारी पुरानी खोई हुई हेरिटेज, हमारे कल्चर जो कि इतना रिच था, हमारी सिविलाइजेशन इतनी रिच थी, उसको लोगों के सामने लाने का, हमारे स्टूडेंट्स को ये बात बताने का। तो मैं यही बात कहूंगी कि किस तरह से हमें सिस्टमेटिकली खत्म किया गया, लेकिन अब वक्त है हमारी पुरानी गरिमा को वापस लोगों के सामने रखने का, और वही कार्य मैं कर रही हूँ आप जैसे लोगों के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से। और अंत में यही कहूंगी कि भारत जो है वो वर्षों से लड़ा है, लेकिन भारत कभी झुका नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम सहते रहे, हमारी 2 आंखों में से एक आंखें काट दोगे और कहोगे दूसरी आंख तो है ना देखने के लिए, हमारे 2 हाथ में से एक हाथ काट दोगे और कहोगे दूसरा हाथ तो है ना चलाने के लिए। तो ये अब नहीं होगा। अब हिंदू जाग चुका है, हिंदू बोल रहा है, अपने धर्म के लिए लड़ रहा है, और अगर अपने धर्म के लिए आवाज उठाना एक्सट्रीमिज्म है तो मुझे कोई संकोच नहीं है कहने में कि हाँ मैं एक्सट्रीमिस्ट हूँ। अगर अपने धर्म की बात करना, धर्म के कल्चर को, हमारी संस्कृति को बचाना, अगर इन्हें ऐसा लगता है कि हम अनसिविलाइज्ड है तो इन्हें ऐसा लगने दो, मुझे कोई इशू नहीं है। मैं इनसे ज्यादा सिविलाइज्ड है हम लोग, हमें पता है हमें क्या करना है, हम हमारे देश के गौरवशाली इतिहास को जानते हैं। तो ये चांडाल चौगड़ी कितना भी प्रयत्न कर ले, कितना भी अपना दमखम कर ले, ये कितना ही मुगलों का और ब्रिटिश का महिमा मंडन कर दे, लेकिन सत्य पराजित हो सकता है, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। और यही सत्य बार बार इसी तरह से मैं मेरे दर्शकों के सामने लाती रहूंगी। भारत माता की जय।